गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट इन द वीडियो। आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 यानी कि बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड का, जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आज मैं आपको ये शॉर्ट में समझाऊंगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए और मजबूत कर सकें। मैं इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस भी करके जाते हैं तो भी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, पहले वो देख लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। दूसरा पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तीसरा पॉइंट है इवोल्यूशन। चौथा पॉइंट है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। और फिर पांचवा पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फिर लेमार्किज्म, स्पेसिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। ये कुछ 7-8 पॉइंट है जो हमें इस लेसन में पढ़ने हैं। इनमें से आपको मैं बताऊंगा कि किन किन क्वेश्चंस और किन किन पॉइंट्स पे किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कौन से पॉइंट्स आपको करने चाहिए और कौन से आपको छोड़ देने चाहिए। सबसे पहली बात अब देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल एंड कैन यू टेल जैसे क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक में यहाँ ऐसे दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस आपको इग्नोर नहीं करने हैं, क्योंकि साइंस 2 में ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में आपको कैन यू टेल और कैन यू रिकॉल में से ही क्वेश्चंस आते हैं। हमने जब बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर दिए थे साइंस के, तब हमारा 90% पेपर जो था वो कैन यू टेल या फिर कैन यू रिकॉल से आया था। इसलिए आप बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को इग्नोर मत कीजिए। और मैं आपको बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगा, बाकी आप रीड करके भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ में मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है हेरिडिटी क्या होता है, फिर जेनेटिक मतलब व्हाट इज़ मीन बाय जेनेटिक डाइवर्सिटी वो बताऊंगा मैं आपको। फिर वायरस को छोड़ के किन किन मतलब एक्सेप्ट वायरस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। मतलब वायरस को छोड़ दिया जाए तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल। मतलब जेनेटिक मटेरियल जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, हम उसे कहते थे जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस में ऐसा नहीं होता, वायरस में कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, मतलब वायरस में डीएनए नहीं होता। पर जो बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हर किसी में जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी यहाँ पे आपको हेरिडिटी की डेफिनेशन है। हेरिडिटी इज ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। मतलब हेरिडिटी क्या है, जो हमारे पेरेंट्स के जो स्किन कलर, जो उनके बोलने का तरीका, उनके हेयर कलर, उनका हाइट, उनके सिमिलर फीचर्स फेस के, वो सब हमें ट्रांसमिट होते हैं, उससे हम कहते हैं हेरिडिटी। हम जैसे दिखते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, हम भी लगभग वैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वो होती है हेरिडिटी जो हमारे पेरेंट्स से हमें पास होती है, ठीक है। तो आपको हेरिडिटी का मतलब पता चल गया। और हेरिडिटी जिस चीज़ में से पास होती है उसे हम कहते हैं जीन से पास होती है हेरिडिटी हम में, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग का मतलब है बच्चा, ठीक है। और यहाँ पे अब नीचे जो यहाँ से यहाँ तक का जो पैराग्राफ है, आप इसे 2 से 3 बार रीड कर लीजिए, क्योंकि इस पैराग्राफ में से आपको थ्योरी के क्वेश्चंस तो कम ही पूछे जाएंगे, पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें से बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। लगभग इस लेसन से एमसीक्यू क्वेश्चंस ना यही इसी फर्स्ट पेज से आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। इन तीनों की डेफिनेशंस आपको पेपर में कई बार पूछी जा सकती है, 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए और 1 मार्क के लिए भी। तो मैं डायरेक्टली इनकी डेफिनेशंस बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है यहाँ पे, वो बताता हूँ। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। एक सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशंस भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, प्रोटीन्स जब सिंथेसाइज करते हैं डीएनए की हेल्प से विद इन आरएनए, उसे हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा।
ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है ट्रांसक्रिप्शन की, और ये डेफिनेशन थोड़ी हार्ड है, पर आगे की 2 डेफिनेशंस बहुत इजी है। तो अगर आप ये डेफिनेशंस अच्छे से करते हैं तो आपको आगे के पूरे लेसन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ध्यान से देखिए। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA being produced is always complementary to the DNA strands used for synthesis. Besides, there is uracil in RNA instead of thymine in DNA. The process of RNA synthesis is called as transcription. अब देखो, the sequence of nucleotides in mRNA being produced always complementary to sequence of DNA. मतलब जो सीक्वेंस यानी कि जो कोडॉन्स है mRNA में वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसके, DNA के। और आगे क्या कहा है, DNA स्टैंड्स यूजिंग सिंथेसाइज। ओके, बिसाइड देयर इज यूरासिल इन RNA। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कोरिलेशन के लिए आपके पेपर में। आपको पता है आपके फॉर्मेट में कोरिलेशन का 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको ये पूछा जा सकता है यूरासिल RNA में होता है और थाइमिन DNA में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यूरासिल इज प्रेजेंट इन RNA एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन DNA। ये आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है। तो आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसाइज इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। मतलब हमने जो पहले देखा mRNA के कोडॉन्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में होते हैं DNA के साथ, और इसी प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसाइज इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से। तो आगे देखते हैं। अभी आगे यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन की ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फिगर दी जाएगी आपको, नेमिंग नहीं देते, बस फिगर देंगे और फिर आपको कहेंगे क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई द फिगर एंड एक्सप्लेन फॉलोइंग प्रोसेस, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्ज़ाम में। तो आपको ये फिगर भी अच्छे से करनी है और जो पीछे की डेफिनेशन है ट्रांसक्रिप्शन की जो मैंने बताई वो भी आपको अच्छे से करनी है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है ट्रिपलेट कोडॉन की। तो ट्रिपलेट कोडॉन हम किसे कहते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन हम उसे कहते हैं जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ आ जाए। अब न्यूक्लियोटाइड्स जब 3 एक साथ आ जाती है तो हम उसे कहेंगे एक ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। ये ट्रिपलेट कोडॉन आपको याद रखना है क्योंकि आगे ट्रांसलोकेशन में हम इसे समझेंगे। और अब हम देखेंगे दूसरी डेफिनेशन जो है ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन की डेफिनेशन, tRNA हैज़ एंटीकोडॉन्स हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन्स ऑन mRNA। मतलब अब tRNA के कोडॉन्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में है, किसके साथ, mRNA के साथ, ठीक है। और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन की डेफिनेशन, tRNA mRNA को ट्रांसलेशन में कहेंगे, ठीक है, और mRNA और DNA को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन में। अब लास्ट डेफिनेशन जो कि है ट्रांसलोकेशन की, tRNA हैज़ बॉन्डेड टुगेदर विद पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ RNA। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है अगर आपको ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो। पेप्टाइड बॉन्ड अगर आपने याद करके लिखा वहाँ पे तो आपको 1 मार्क पक्का हो जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड याद रखना, ठीक है। During this process, ribosomes keep moving from one end of mRNA to the another end, and the distance is 1 triplet codon. This is called as transcription. मतलब जब ये प्रोसेस हो रही होती है ट्रांसलोकेशन की, तब जो DNA मतलब ये कोडॉन से वो मतलब mRNA कोडॉन से वो DNA के एंड से स्टार्टिंग तक मूव करते हैं, और उसी मोमेंटम का जो डिस्टेंस है वो 1 ट्रिपलेट कोडॉन के बराबर का है। इसीलिए ये क्या होगा, ट्रांसलोकेशन, ये अपनी जगह बदलते रहता है, मतलब DNA के स्टार्टिंग से DNA की एंड तक, इसलिए इसे क्या कहा गया है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी आगे यहाँ पे म्यूटेशन क्या होता है ये कहा गया है। एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंज इट्स पोजिशन दैट कॉज अ माइनर चेंज विच इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन। मतलब म्यूटेशन क्या होता है यहाँ पे आपको बताया गया है। म्यूटेशन होता है जब आपके पेरेंट्स से आप में जीन ट्रांसमिट होते हैं और उन जीन्स में कुछ बदलाव होता है छोटा सा, तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। यहाँ पे देखिए इस फिगर से आपको ये पता चल जाएगा, ये आपकी पेरेंट की सेल है, ठीक है, और ये आपकी सेल है। ये आपके पेरेंट के सेल में ये जो था ये आपके सेल में बदल गया,
तो आपके सेल में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, मतलब आपके पेरेंट्स अगर फेयर है और आप डार्क है तो आपकी स्किन मतलब आपके जीन्स में क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, थोड़े जेनेटिकल चेंजेस होते हैं, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन की इसी पेज पे 3 डेफिनेशंस हैं और उन तीनों डेफिनेशंस को मैं आपको बताऊंगा, और इस पेज पे बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पीप इन हिस्ट्री में भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस में एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक डेफिनेशन और ये 2 डेफिनेशंस, ये 2 पैराग्राफ तो किसी काम के नहीं है, आपको इन्हें बस रीड करके लेना है, क्योंकि कभी कभार इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तक तो कभी पूछे नहीं गए, पर आप रीड करके रखिए, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें 95+ मार्क्स अगर लेने हैं तो। इवोल्यूशन की पहली डेफिनेशन क्या है, इवोल्यूशन इज़ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब अगर हम ह्यूमंस में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज होता है बहुत समय के बाद, उसे हम क्या कहेंगे, इवोल्यूशन। बहुत समय के बाद अगर हम में चेंज हुआ तो वो क्या कहते हैं, हम उसे इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन की ये हो गई पहली डेफिनेशन। और इवोल्यूशन की दूसरी डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, मतलब अगर ह्यूमन से कोई नई स्पेसीज तैयार होती है, मान लो XYZ एक स्पेसीज ह्यूमन से डेवलप हुई और फिर उस स्पेसीज को ह्यूमन से अलग हो गए और ह्यूमंस की ग्रोथ एक तरफ, उन स्पेसीज की ग्रोथ एक तरफ होने लगी, तो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। और यहाँ पे और एक डेफिनेशन है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पेरेंट्स मतलब हमारे पूर्वजों में जो टेल थी वो टेल अब हम में नहीं है, तो ये क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। इसी प्रकार आगे आगे जो हमारे यूजलेस ऑर्गन्स है वो सब डीजनरेट हो जाएंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इवोल्यूशन। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको पूछा जा सकता है, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन थ्योरी, प्रोटोप्लाज्मा इज फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटोप्लाज्मा ये आपको याद रखना है, मतलब ये इस थ्योरी के हिसाब से फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कौन सी थ्योरी के हिसाब से, इवोल्यूशन की थ्योरी के हिसाब से प्रोटोप्लाज्मा ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन द वर्ल्ड। ओके, ये क्लियर है इतना, तो आगे चलते हैं अभी, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस लेसन में बहुत बार एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पे क्वेश्चंस आते हैं और हम अब ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन होता क्या है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, ऑफ इवोल्यूशन का मतलब बदलाव का प्रूफ, हम में जो बदलाव है उसके क्या सबूत है, इससे कहेंगे हम एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो पहला जो एविडेंस है इवोल्यूशन का वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट ये बहुत इजी टॉपिक है। आपको यहाँ से 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, आप इसे पक्का कीजिए, मतलब एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन से। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, अगर आपके नाक, कान, स्किन, हेयर, इन मतलब इसमें सिमिलरिटीज़ है किन एनिमल्स में, जैसे कि डॉग, शीप, वुल्फ, इनमें सिमिलरिटीज़ है। ये देखो, यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे शीप है, यहाँ पे फॉक्स है, इनके नोज देखो एक जगह सिचुएटेड है, इनकी आइज़ देखो, इनके ईयर्स, इनके बॉडी पे थिक हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, मतलब बाहर से अगर वो सिमिलर दिखते हैं तो हो सकता है कि उनके जो एंसेस्टर्स है, मतलब उनके जो पूर्वज है वो एक ही हो, ऐसा हम मान सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। और ऐसा नहीं है कि हम बस इसे प्लांट्स में मतलब एनिमल्स में देखते हैं, हम इसे प्लांट्स में भी देखते हैं। अगर प्लांट्स की लीव्स, उनके फ्रूट्स, उनके लीव्स का शेप, साइज़, अगर ऐसा कुछ भी सिमिलर है प्लांट्स में भी, तो हम कह सकते हैं कि अगर उस प्लांट्स का बीज शायद से एक होता, मतलब उनके पूर्वज एक होंगे उन प्लांट्स के। ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अगर आपको ये पूछा जाता है तो मैंने जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स है, अगर आपने ये भी लिख दिए पेपर में तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है।
अब आगे देखते हैं सेकेंड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, जो कि है एनाटॉमिकल एविडेंस। अब एनाटॉमिकल एविडेंस क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या था? बाहर मतलब स्किन, लीव्स, वो था मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर का स्ट्रक्चर कैसा था। अब एनाटॉमी का मतलब है अंदर, शरीर की अंदर की बनावट अगर सिमिलर है तो हो सकता है कि वो जो एनिमल्स है उनका पूर्वज कोई एक हो। मतलब यहाँ पे देखो, ये हमारा ह्यूमंस का हाथ है, फिर बैल का पैर, ये बैट का पंख, मतलब घुबड़ कहते हैं उसे मराठी में, उसका पंख, और वेल फिश का फिन है। इन सब में जॉइंट्स एंड बोन्स का मतलब सिमिलर है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन सब का जो एक एंसेस्टर होगा वो कॉमन होगा। मतलब ये सब शायद से एक ही, इन सब का पूर्वज शायद से एक हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। किसके बेसिस पे? एनाटॉमिकल एविडेंस के बेसिस पे। और अगर आपने इसमें यह लिख दिया कि देयर इज similarities in structure of bones and joints in an organs of an each of those animals, तो भी काम क्या कर सकते हैं? एनाटॉमिकल एविडेंस का इतना सा भी लिखा तो भी आपको मार्क मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। अब नेक्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन। बहुत बार वेस्टिजियल ऑर्गन्स पर ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वेस्टिजियल ऑर्गन्स को अच्छे से करना है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? अगर हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन है जो काम नहीं कर रहा, या फिर काम तो कर रहा है पर हमारे लिए उसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब डिजेनरेटेड और यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। मतलब किसी काम के नहीं है, उन्हें हम क्या कहेंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। आगे देखते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन क्या कौन से है हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो वो पहला है अपेंडिक्स, दूसरा टेलबोन, विजडम टीथ, ईयर पिना। ये जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है। पर ऐसा नहीं होता कि अगर वो ह्यूमन बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है तो किसी और की बॉडी में भी वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर आपको ये बताया गया है, मैं वो बताता हूँ। अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमंस इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स यानी कि घास फूस खाने वाले प्राणी। अपेंडिक्स जो एक ह्यूमंस में प्रेजेंट ऑर्गन है जो कि काम आता है मतलब घास पचाने की, पर ह्यूमंस तो घास खाते नहीं, इसीलिए ये जो ऑर्गन है ये ह्यूमंस के किसी काम का भी नहीं रहा, तो ये यूजलेस ऑर्गन है। तो हम इसे क्या कहेंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन। यहाँ पे देखिए अपेंडिक्स की इमेज आपको दी गई है बुक में आपके। तो ये जो अपेंडिक्स है जो ह्यूमंस के लिए तो यूजलेस है, पर रूमिनेंट्स जैसे कि खरगोश, इन एनिमल्स के लिए ये यूजफुल ऑर्गन है, ठीक है। आगे देखते हैं। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना विच आर यूजलेस टू ह्यूमंस आर यूजफुल इन मंकीज फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिना। हमारे कान के जो मसल्स है वो भी ह्यूमंस में यूजलेस है, हम उन्हें मूव नहीं कर सकते, पर मंकीज़ के लिए वो यूज़फुल है, वो अपने कान को उससे प्रोटेक्ट करते हैं। आगे देखते हैं। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेलबोन, विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे बताया गया है बॉडी हेयर्स, विजडम टीथ, टेलबोन, ये सब क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स है जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आगे है चौथा एविडेंस इवोल्यूशन का, जो कि है पैरेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैरेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है? जो कि बरीड यानी कि अंडरग्राउंड, मतलब जो हमने दफना दिए ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? पैरेंटोलॉजी। पैरेंटोलॉजिकल स्टडी का मतलब क्या होता है? फॉसिल्स का स्टडी, उसे हम कहते हैं पैरेंटोलॉजिकल स्टडी। अब देखते हैं क्या दिया गया है इन पैरेंटोलॉजिकल एविडेंस में। remains and inspirations of such organisms remains preserved underground. These are called as fossils. मतलब जो फॉसिल्स मतलब जो हड्डियाँ वड्डियाँ ज़मीन के नीचे रह जाती है एनिमल्स की, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। आगे देखते हैं। अभी इस पैरेंटोलॉजी में ना आपको बस कार्बन डेटिंग ये मेथड याद रखनी है, और ये किसने दी है? विलियम विलिपी, इन्होंने ये दी है कार्बन डेटिंग की मेथड। अब कार्बन डेटिंग क्या होता है? C14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आपको पता है कार्बन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि C14, C12, C16। तो हमें यहाँ पे बस दो टाइप्स याद रखने हैं, C14 एंड C12। अगर हम C14 का रेशो लें और उसे कंपेयर करें रेशो के साथ, किसके रेशो के साथ? C14 और C12 के रेशो के साथ,
तो ये हुआ हमारा कार्बन डेटिंग, जिससे कि हम एज निकाल सकते हैं उस फॉसिल की कि वो फॉसिल कितना पुराना है। हम उसका मतलब पता लगा सकते हैं कि वो कौन से साल से बरीड है ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो आगे देखते हैं अभी। ये जो पिक्चर है मतलब कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स एंड फॉसिल्स, ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसके आंसर्स आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। और ये पैराग्राफ भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। कभी कभार तो ये पैराग्राफ 3 मार्क के क्वेश्चन में आता है और आपको ब्लैंक्स दी जाएंगी इस पैराग्राफ में से और आपको उनमें आंसर्स फिल करने हैं बस। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है जो हमें पढ़ना है वो है कनेक्टिंग लिंक्स। अब कनेक्टिंग लिंक्स क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक्स में से आपको क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे मैं आपको पहले वो बताता हूँ। कनेक्टिंग लिंक्स में मेजरली आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कोरिलेशन के लिए। मतलब अगर आपको एक दिया हुआ है तो आपको सामने वाला लिखना है। अब मैं बताता हूँ कनेक्टिंग लिंक्स 3 टाइप के होते हैं। मतलब 3 हमें यहाँ पे बताए गए हैं, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शोज सम morphological characters by which they can be related to two different groups, hence they are called as connecting links। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई 2 एनिमल्स है जो कि मॉर्फोलॉजिकली सेम है, मतलब ऊपर ऊपर से सेम है, तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स कह सकते हैं। भले ही वो मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ना हो, सॉरी मैंने बोला मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, मतलब मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर ना हो पर उनकी प्रोसेस जो हो, जैसे कि किसी को बर्थ देने की या फिर कोई एग्स देने की, तो हम उन्हें कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक्स 3 हमें दिए गए हैं। पेरिपैटिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। पेरिपैटिस, ये देखो यहाँ पे इमेज दी गई है पेरिपैटिस की। ये पेरिपैटिस जो है ये एनिमल एक कनेक्टिंग लिंक है, मतलब इसके पास सिमिलरिटीज़ है कि इसकी एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ये 2 किंगडम है, इनकी जो सिमिलरिटीज़ है वो पेरिपैचस में है। ठीक है, आगे डक बिल प्लेटिपस लेज एग लाइक रेप्टाइल्स बट शोज रिलेशनशिप विथ मैमल्स। मतलब ये डक बिल प्लेटिपस, इसके सिमिलर मतलब इसके कोरिलेशन कौन है? रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। आपको बस इतना याद रखना है, रेप्टाइल्स, मैमल्स, डकबिल प्लेटिपस, आर्थ्रोपोडा एनालिडा, पेरिपैचस। और आखिरी में क्या होगा? मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस। अब देखो ये फिश यानी कि लंग फिश कह सकते हैं या फिर फिश, लंग फिश कहेंगे तो अच्छा होगा। मतलब एम्फीबियंस आर इवॉल्व फ्रॉम मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। मतलब एम्फीबियंस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच के? मैमल्स एंड रेप्टाइल्स के। ये हो गया हमारा 5वां एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, अब हम देखेंगे आखिरी एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन जो कि है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में जब आप माँ के पेट में होते हैं और उस स्टेज में अगर आपके एम्ब्रियो सिमिलर दिखते हैं तो हम उसे कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब एम्ब्रियो है जो कि डिफरेंट एनिमल्स के, और उनके बिगिनिंग स्टेज देखो एकदम सिमिलर है, पर बाद में 3rd स्टेज देखो जो कि डिफरेंट है। पहला है मैन, रैबिट, काउ, पिग, चिकन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब की यहाँ पे बिगिनिंग स्टेज और फिर उसके बाद की और 2 स्टेज दी गई है। इसी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। मतलब शुरुआत की स्टेज में वो सिमिलर दिखते हैं, तो इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि उनके एंसेस्टर्स एक ही हो। अब देखते हैं आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन का जो कि है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब डार्विन कौन थे? डार्विन एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें थ्योरी दी नेचुरल सिलेक्शन की। अब डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहती है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। डार्विन ने कहा था जो एनिमल सर्वाइव कर पाएगा इस बढ़ते हुए एनवायरनमेंट में वही आगे बढ़ जाएगा, और जो सर्वाइव मतलब जो एडजस्ट नहीं कर पाएगा वो पेरिश हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। ये कहा था डार्विन ने। डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। डार्विन की बुक कौन सी थी? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ओके, डार्विन की थ्योरी बाद में मतलब क्या हुआ था, उसको
उसका मतलब उसको मान्यता नहीं मिली थी लोगों की। मतलब लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों ने उसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शंस दिए थे, और वो ऑब्जेक्शंस यहाँ पे 3 ऑब्जेक्शंस हमें दिए गए हैं। आपको इनमें से कोई भी 2 ऑब्जेक्शंस अच्छे से बाय हार्ट कर लेने हैं, क्योंकि इन तीनों में से 2 ऑब्जेक्शंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं 2 मार्क के, या कभी कभी तो तीनों भी पूछे जाते हैं 3 मार्क के लिए। वो ऑब्जेक्शंस क्या है? नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। मतलब किसी साइंटिस्ट ने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर सिलेक्शन या फिर जो सर्वाइव करेगा वही जिएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा पहले साइंटिस्ट ने कहा। दूसरे ने कहा डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड अनयूजफुल मॉडिफिकेशंस। मतलब डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं किया है कि कौन से मॉडिफिकेशंस यूज़फुल है, मतलब कौन से मॉडिफिकेशन से हमें फ़ायदा है और कौन से हमें फ़ायदा नहीं है। ऐसे मॉडिफिकेशंस के बारे में डार्विन ने नहीं बताया। ये ऑब्जेक्शन है। और एक ऑब्जेक्शन जो है, देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्स्ट्रैक्ट चेंजेस। मतलब स्लो चेंजेस यानी कि जो चेंजेस धीरे धीरे हो रहे हैं उनके बारे में, और जो तेज़ी से हो रहे हैं चेंजेस है उनके बारे में डार्विन ने कुछ नहीं बताया है, इसलिए हम इसे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन नहीं मानते और डार्विन की थ्योरी डिसअप्रूव कर दी। इन रिस्पेक्टिव ऑल ऑफ दिस ऑब्जेक्शंस डार्विन्स वर्क ऑफ इवोल्यूशन हैड बीन माइलस्टोन। भले ही डार्विन की थ्योरी इतनी लोगों ने मान्य नहीं करी, मतलब इतने लोगों ने पसंद नहीं करी, फिर भी डार्विन्स की थ्योरी जो है एक माइलस्टोन है इन वर्क ऑफ इवोल्यूशन। आगे देखते हैं। यहाँ पे चार्ल्स डार्विन, मतलब नहीं, ये डार्विन्स रोबर्ट डार्विन, चार्ल्स रोबर्ट डार्विन, ये साइंटिस्ट है डार्विन, ये इंग्लिश साइंटिस्ट है, और इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट में से आपको क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाएंगे, शायद से ही, और बोर्ड एग्जाम्स में तो पूछे भी नहीं जाते, इसलिए आप कीजिए भी मत, मतलब रीड कर लीजिए अगर आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है तो। अब देखते हैं लेमार्किज्म। लेमार्किज्म की थ्योरी जो थी वो दी थी जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क ने, ठीक है। जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क ये भी एक साइंटिस्ट थे डार्विन के जैसे, इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी इवोल्यूशन पे। अब देखते हैं इनकी थ्योरी को हम पढ़ेंगे। इनकी थ्योरी को भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ठीक है, ये अच्छे से पढ़ेंगे हम। जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क proposed that morphological changes occurring in living organism are responsible for evolution, and reasons behind those morphological changes is the activities or laziness of that organism. He called this concept as a principle of use and disuse of organs. मतलब जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क ने कौन सा प्रिंसिपल दिया था? यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन का, ठीक है। इस प्रिंसिपल को अच्छे से याद कर लो। उन्होंने कहा था अगर हम लेजीनेस, मतलब अगर हम किसी काम को करते रहते हैं और हमें उस काम की आदत हो जाती है, अगर हम एक जगह बैठे रहते और बैठे रहते और हम कुछ पैरों की एक्सरसाइज नहीं करते, तो कुछ देर बाद ऐसा हो, मतलब कुछ सालों, कुछ जनरेशन्स बाद ऐसा हो जाएगा कि हमारे पैर काम ही नहीं करेंगे, हम बस एक जगह बैठे रहेंगे और हमारे पैर गायब हो जाएंगे। ऐसा कहा था जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क ने, और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था। एग्जाम्पल कैसा दिया था इन्होंने? आयरन स्मिथ, मतलब जो लोहार है वो कंटिन्यूसली हैमर करता है लोहे को, उसके कारण उसके हाथों में पावर होती है, मतलब जो पावर लोहार मतलब उसके फादर में होती है, मतलब जो एक मतलब पिता में पावर होती है वही पावर उसके सन में भी होगी, ठीक है। मतलब एंसेस्टरली उनको पावर मिलती जाती है क्योंकि वो कंटिन्यूसली हैमर करते हैं आयरन को, ठीक है। और इन्होंने एक और एग्जांपल दिया था जिराफ का। इन्होंने क्या कहा? जिराफ हमेशा ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता है, इसीलिए उसकी जो नेक है वो स्ट्रेच होती है और उसी कारण जिराफ की नेक बहुत बड़ी हो गई है। ऐसा कहा था जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। अब इनके प्रिंसिपल को भी अप्लाई नहीं किया गया था। अब क्यों नहीं किया गया था ये देखते हैं अभी। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ और देयर degeneration due to non-use all was widely accepted, but transfer of those characters from generation to another generation is rejected. मतलब लोगों ने क्या कहा कि अगर कंटिन्यूस हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हो सकता है, पर वही अगर मतलब आयरन स्मिथ का हथौड़ा मारने से ताकत मतलब उससे मिल रही है तो वो उसके बच्चे को मिलेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा लोगों का मानना था, मतलब दूसरे साइंटिस्ट का मानना था। इसीलिए जो जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क की लेमार्किज्म की थ्योरी थी वो डिसअप्रूव हो गई थी। बिकॉज इट हैज़ बीन वेरीफाइड मैनी टाइम्स
द मॉडिफिकेशन बॉट in us are not transmitted to next generation and thereby Lamarck's theory was disapproved। और कई बार ऐसा एक्सपेरिमेंट में पता चला था कि जो मॉडिफिकेशंस पेरेंट्स में होते हैं वो उनके सन्स में मतलब उनके बच्चों में नहीं होते, इसीलिए जो लेमार्किज्म की थ्योरी थी वो डिसअप्रूव कर दी गई थी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच इट हैज़ एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज एंसेस्टर्स एक्वायर कैरेक्टर्स। मतलब हम अपने कैरेक्टर्स अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एंसेस्टर्स एक्वायर कैरेक्टर्स। अब देखते हैं आगे का पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट जो कि है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। मतलब स्पेसिएशन, अगर हम किसी एक प्रकार के एनिमल को एक जगह पे कैद करें, मतलब कैट है, एक कैट को हम क्या करें, एक कैट को हम भेज दें एक गर्म जगह पे और एक कैट को हम भेज दें बहुत ठंडी जगह पे, तो वो कैट जो है एक कैट बन जाएगी लेपर्ड और दूसरी कैट बन जाएगी कोई मतलब सपोज करते थे लायन बन जाएगी। तो इसे हम कहेंगे स्पेसिएशन। क्लाइमेट की हिसाब से जो डेवलपमेंट होती है, जो बदलाव होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उससे स्पेसीज तैयार होती है नई नई, उसी को हम कहते हैं स्पेसिएशन। ठीक है, ये स्पेसिएशन का पॉइंट कई बार पूछा जाता है, आप इसे पढ़ लीजिए, जितना मैंने बताया उतना ही है इसमें, पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ह्यूमन इवोल्यूशन, ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से, मैं फिर भी आपको एक बता देता हूँ इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। Meanwhile, this apes-like animal reached the South and Northeast Asia and finally evolved into geomes and orang-utan। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं कि मतलब ये चिंपैंजीज कहाँ पहुँचे थे, फिर उनमें से क्या डेवलपमेंट हुई थी। ये चार्ट आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चार्ट कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। अगर आप इसके ईयर्स और ये सब याद करने लग गए ना तो आपका बस टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस फ्रॉम द रामापेथिकस एप लाइक एनिमल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। मतलब जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल है वो कौन सा है, रामापेथिकस, जो कि नॉर्थ इंडिया में पाया गया था। ठीक है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं अभी लास्ट में, यहाँ पे एक निंडरथल्स मैन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। निंडरथल्स मैन कैन बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट वाइज मैन। पहला एनिमल मतलब ह्यूमन के जैसा एनिमल कौन सा है, वो है रामापेथिकस, और जो फर्स्ट वाइज मैन है वो है निंडरथल्स मैन। ठीक है, अब देखते हैं। क्रो-मैंगो मैन वॉज इवॉल्व अबाउट 50,000 years ago and afterwards this evolution had been faster than the earlier। मतलब क्रो-मैंगो मैन जो था वो 50,000 साल पहले डेवलप हुआ था, मतलब 50,000 साल पहले आया था धरती पर। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा लेसन कंप्लीट। इस लेसन में बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहे तो इस लेसन को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे ना तो ये लेसन आपका अच्छे से हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस लेसन में। तो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, यहाँ पे आपको एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन देने, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल दिया है, यहाँ पे सिमिलरिटीज इन बोन्स एंड स्ट्रक्चर, यानी कि एनाटॉमिकल एविडेंस भी दिया है। मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे एनाटॉमिकल लिख देंगे और यहाँ पे पैरेंटोलॉजिकल, ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर इन सिमिलरिटीज इन स्ट्रक्चर्स एंड बोन का मतलब क्या होता है, एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, यहाँ पे क्या आ सकता है फिर वेस्टियोलॉजिकल या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल, पैरेंटोलॉजिकल, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। ठीक है, या फिर कनेक्टिंग लिंक्स भी आ सकता है। अब देखते हैं आगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई द सेम इन योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। ह्यूमन इवोल्यूशन बिगेन अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। ये क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आ भी सकता है, पर अब तक नहीं पूछा गया, आप इसे डाइजेस्ट से कर सकते हैं। Geographically and reproductively isolation of organisms gradually leads to speciation। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप क्या कीजिए, ये देखिए स्पेसिएशन का ये पॉइंट है ना, आप इसे पढ़ लीजिए और इसमें से अपने पॉइंट्स बना सकते हैं आप इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो स्टडी ऑफ फॉसिल्स मतलब पेज नंबर 6 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, मैंने आपको बताया था कार्बन डेटिंग का, वो आप यहाँ पे लिखेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है
देयर इज एविडेंस ऑफ फैक्टल साइंस अमंग द कैरेक्टर्स। इसका आंसर आपको डाइजेस्ट में मिल जाएगा और ये आपको प्रॉपर आंसर लर्न करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि आपको डाइजेस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले देखते हैं, द क्यूरियोसिटी बिहाइंड द सडन चेंज वॉज अंडरस्टूड ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से ये तो अंडरस्टूड होता कि चेंज में क्या होता है। पहले का आंसर है म्यूटेशन। दूसरे का क्या है, द प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट प्रोटीन सिंथेसाइज ऑकर थ्रू डैश वॉज, इसका क्या था, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन होता है यहाँ पे, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक DNA mRNA, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे ट्रांसलोकेशन मतलब दूसरे का ट्रांसलोकेशन, तीसरे का ट्रांसक्रिप्शन। इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट, यहाँ पे हो गया ग्रेजुअल डेवलपमेंट। चौथे का वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है, अपेंडिक्स, तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट आपके फिल इन द ब्लैंक्स। राइट द शॉर्ट नोट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू नो। लेमार्किज्म पेज नंबर 8 पे आ जाइए और ये पूरा यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं और वो आपको यहाँ पे लिखना है लेमार्किज्म के हिसाब में। अगर आप अपनी खुद के नोट्स बनाते हो, मतलब आपके खुद के आंसर्स खुद लिखते हैं, तो आपको लर्न करने में आसान रहता है। तो आप खुद ही आंसर्स फाइंड कीजिए और लिखिए। मैं आपको बस पेज नंबर बता देता हूँ। लेमार्किज्म का आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 8 पे, ठीक है। और डार्विन्स थ्योरी का आपको मिल जाएगा पेज नंबर 7 पे। एम्ब्रियोलॉजी का भी आपको मिल जाएगा पेज नंबर 7 पे। एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट में वो पूरा पॉइंट लिख लिया ना, तो भी आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है, और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इवोल्यूशन का अगर आपने डेफिनेशंस ऑफ इवोल्यूशन लिख दी और इवोल्यूशन का मतलब आपने 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इवोल्यूशन कभी पूछा नहीं गया आप तक पेपर में, फिर भी आप कर लीजिए। कनेक्टिंग लिंक्स में भी पेरिपैचस और फिर डकबिल प्लैटिपस एंड लंगफिश, इन तीनों के अगर एग्जांपल और ये कौन से इससे कनेक्टिंग लेंगे ये बता दिया, तो आपके यहाँ पे भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। डिफाइन हेरिडिटी को डिफाइन कीजिए। हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी, ये हो गया। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस, मतलब हेरिडिटरी चेंजेस कैसे होते हैं ये एक्सप्लेन करना है, मतलब म्यूटेशन एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस एक साथ पूछे गए, इसके आंसर्स आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड पेज और फर्स्ट पेज पे दोनों में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। आगे देखते हैं आप, यहाँ पे कौन सा है, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन, राइट नेम ऑफ सम वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी एंड राइट द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स इन हुम सेम ऑर्गन्स आर फंक्शनल। अब देखो ह्यूमन और वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन। Vestigial organ in human bodies are appendix and ear muscles. Appendix is fully functional organ in ruminants and ear muscles are not useful for humans but it is useful for monkeys. अगर आपने इतना भी लिख दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपके परसेंटेज हाई होने के पूरे चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इसमें से जो मैंने हाईलाइट किए वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर मैं आपको पूरे बता देता हूँ। हाउ आर द हेरिडिटरी चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, मतलब हेरिडिटरी की चेंजेस रिस्पॉन्सिबल कैसे है इवोल्यूशन के लिए, इसका आपको डाइजेस्ट में पूरा आंसर मिल जाएगा। 4 पॉइंट्स में आंसर है शायद से इसका, और ये कर लीजिए, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी में कैसे फॉर्म होते हैं, इसका आंसर भी डाइजेस्ट में मिल जाएगा। ये करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये एक जो क्वेश्चन है ना ये इस मतलब लेसन में नहीं आता, फिर भी यहाँ पे पूछा गया है क्योंकि नेक्स्ट लेसन से रिगार्डिंग है, तो ये आपने नहीं किया ना तो भी चलेगा। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड मेंशन द प्रूफ ऑफ सपोर्टिंग इट, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है और इसके प्रूफ क्या है, मतलब एविडेंस को आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द सूटेबल एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल, मतलब एनाटॉमिकल एविडेंस क्या होता है, यानी कि अंदर की सिमिलरिटीज़ होती है जो एनाटॉमिकल एविडेंस होते हैं, और उसके एग्जांपल बताने हैं, मतलब बोन जॉइंट्स और वो सब बताना है। डिफाइन फॉसिल, मतलब फॉसिल क्या होता है, जो हड्डियाँ वड्डियाँ ज़मीन के अंदर पड़ी रहती है उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। और फॉसिल का मतलब क्या है, उसका प्रूफ क्या है, मतलब वो एविडेंस कैसे है इवोल्यूशन का, ये बताना है। और आखिरी क्वेश्चन क्या है, राइट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैन,
मतलब मॉडर्न मैन की इवोल्यूशन हिस्ट्री लिखनी है, यानी कि ये देखो 9 पेज एंड 10 पेज पे जो सब है ना उसमें से आपको पॉइंट निकाल के लिखने हैं इसके लिए। इसी के साथ हमारा पहला लेसन कंप्लीट होता है 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 का, जो कि है हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस। अब मुझे लगता है कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा और मेरी टीचिंग पसंद आई होगी शायद से। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे मैं सॉल्व करने की। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, बाय।